बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान। बड़ी महदूद ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास, तो दो में से एक रास्ते का उन्हें इंतखाब करना पड़ेगा। या तो एक नामुमकिन फौजी ऑपरेशन, या फिर ईरान के साथ एक ख़राब मुआहदा, यानी एक ऐसा मुआहदा जो अमेरिका को ज़्यादा पसंद नहीं होगा, या फिर एक खौफनाक फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसके कुछ भी नताइज हो सकते हैं। लेकिन दो ही चीज़ें हैं ना। अमेरिका ने अभी जो हाल ही में ट्रंप ने ब्रीफिंग ली है सेंटकॉम कमांडर से, और उसके बाद सेंटकॉम कमांडर ने इसराइल से भी रब्ता किया, उसके बाद खलीजी खित्ते में भी वो पहुंच गए हैं। तो वो तो लड़ाई का ऑप्शन है। लड़ाई के ऑप्शन में अब ईरान के हाथ तो नहीं बांधे जा सकते। आज़ाद ज़राए के मुताबिक ईरान के पास अब भी उनके आधे के करीब असासे मौजूद हैं जिनको वो चला सकते हैं, या जिन हथियारों को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी खबर यह है कि अमेरिका ने अपनी कुव्वत को कई गुना बढ़ा दिया है मिडल ईस्ट में, यानी इनका भी हमला शदीद होगा। लेकिन हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जितनी ज़्यादा अमेरिका की एग्जिस्टेंस होगी मिडल ईस्ट में, उतने ज़्यादा टारगेट्स भी होंगे ईरान के पास। आप जितनी ज़्यादा तादाद में फ़ौजी रखते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके फ़ौजी मारे जाने की तवक्कुआत बढ़ती हैं, इम्कानात बढ़ते हैं। लिहाजा अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। तो ईरान ने कहा कि दो ही ऑप्शन है, या तो आप एक मुश्किल तरीन नामुमकिन तरीन ऑपरेशन में चले जाएं, आप कोशिश करें कि ईरान से यूरेनियम उठा के ले जाएं, आप कोशिश करें कि आप आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लें। ये चीज़ें अगर आप करते हैं और एक बड़ी जंग आप ईरान के साथ शुरू करते हैं, तो वो आप शुरू करेंगे तो ख़त्म तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मुश्किल ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अमेरिका मैदान जंग में जो चीज़ें नहीं जीत पाया, उन्हें टेबल पे जीतने की जिद छोड़ दे और एक ऐसा मुआहदा कर ले जो अमेरिकन की नज़र के अंदर थोड़ा ख़राब मुआहदा है। अब ये जो मुआहदा है, इसके हवाले से कुछ मुतालबात सर्कुलेट कर रहे हैं। ईरान की जो सरकार से जुड़ी हुई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने ये खबर दी है कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए से वाशिंगटन को जो तजावीज़ पहुंचाई हैं, इनमें 14 नकात हैं, यानी 14 ऐसी चीज़ें हैं जो ईरान ने अमेरिका के सामने रखी हैं। इनमें ख़ास ख़ास चीज़ें कुछ सामने भी आ गई हैं। यानी एक तो ये है कि दोबारा हमले से दूर रहने की ज़मानत देनी पड़ेगी, ईरान के गिरदो नवाज से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला, बहरी नाकाबंदी का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, जंग की वजह से होने वाले नुकसान के हर्जाने की अदायगी, ईरान पर हर किस्म की पाबंदियों का खात्मा, लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का इख्तिताम और आबनाए हुर्मुज़ के लिए एक नया तरीक़ाकार। ये वो उमूर हैं उन 14 निकात के अंदर जिनमें ईरान ने तजावीज़ भिजवाई हैं अमेरिका को पाकिस्तान के ज़रिए से। तो ये वो चीज़ें जो पहले दिन से ईरान कह रहा है। इसका मतलब है कि ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। जहाँ तक मामला है यूरेनियम की और ईरान के एटमी सलाहियत बनने का, यानी ईरान की एटमी धमाका या एटमी तजर्बा ना कर ले, उसके बाद एक मुसीबत पड़ जाएगी इसराइल को और अमेरिका को। तो उससे बचने के लिए ईरान ने कहा जी कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, मामला लंबा लेकर चलना है, लंबा लेकर चलें। कुछ गारंटीज मांगी जाती हैं 20 साल के लिए, कुछ 10 साल के लिए, कुछ 15 साल के लिए, कोई 5 साल की बात करता है कि ये मुआहदा किया जा सकता है। अब अमेरिका को ना ये सारी चीज़ें वारा नहीं खाती। यानी ये तो वो सारा कुछ है जो आयतुल्लाह अली खामनाई की ज़िंदगी में भी हासिल किया जा सकता था। देखिए ना, आपने हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल नहीं था, ईरान बातचीत के लिए तैयार था और अमेरिका के साथ ईरान के मुज़ाकरात चल रहे थे, आलमी सहूलतकार भी बीच में मौजूद थे, तो चीज़ें तो नॉर्मल हो रही थी। और अब आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल करके उसका तरीक़ाकार बदलवा कर अमेरिका ने हासिल क्या किया? अगर वही सारी चीज़ें हासिल करनी है तो ईरान इस लड़ाई में 4-5 कदम आगे चला गया। पहले जहां पे ईरान खड़ा था और अमेरिका खड़ा था, ईरान एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार था। अब ईरान 4-5 कदम आगे चला गया है। अब अगर वो पीछे हटता भी है तो माजी की पोजीशन से तो आगे ही रहेगा। ये है अमेरिका के लिए प्रॉब्लम। और अमेरिका में बड़ा मसला ये है कि वहां के लोगों का दिमाग काम करता है। बिला वजह सुपर पावर तो नहीं बने। वहां के लोग जो है वो शऊर वाले लोग हैं, तो उनका मीडिया भी आज़ाद है। जब वो इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को धोकर रख देंगे कि तुमने 2 महीने लड़ाई की, हासिल क्या किया, अमेरिकन को मिला क्या, दुनिया को क्या मिला इस लड़ाई में। और नेतन्याहू के लिए लड़ाई करके इसराइल, अब यही प्रॉब्लम नेतन्याहू के साथ आएगा। नेतन्याहू अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए फटाफट लबनान पे चढ़ दौड़े हैं कि हमारी लड़ाई तो यहां पे चल रही है। अब वो तो लड़ाई को कंटिन्यू रख सकता है, अमेरिका कहां पे लड़ेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरा रास्ता निकाला हुआ है कि वापसी पे क्यूबा पे कब्जा कर लूंगा मैं, और उसके बाद ग्रीनलैंड की तरफ मैं जाऊंगा। लेकिन इससे अमेरिका के इत्तेहादी दूर होते चले जाएंगे, अमेरिका कमजोर होगा इन चीजों से। चीन ने वादे तौर पे अमेरिकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आया चाइना का। अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी कि ईरान से तेल लेने पर बहुत सारी चीनी कंपनियां, उनके ऊपर अमेरिका ने कहा जी हमारी तरफ से पाबंदियां हैं, ये काम नहीं करेंगी, इनके साथ कोई काम नहीं करेगा, हम जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने बहुत सख्त अहकाम जारी किए थे। अब इस पे चाइना ने वादे तौर पे अमेरिकी पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए
अपने मुल्क में अहकामात जारी कर दिए हैं कि ये कंपनियां और जहाज रूटीन के मुताबिक अपना काम करेंगे, इनके साथ ताउन बिल्कुल कोई बंद नहीं करेगा। ये पाबंदियां गैर कानूनी और अपने दायरे इख्तियार से तजावज़ हैं जो अमेरिका ने किया। चीन ईरान से अपनी तेल की तिजारत पर कायम रहेगा और अमरीकी दबाव को कबूल नहीं करेगा। ये नादरीन एक बड़ा झटका है अमेरिका, यानी तजारती जंग शुरू हो चुकी है। ये तो बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन इस रीजन में अब तेल की कीमतें बढ़ने के बाद, आपने हुर्मुज की बंदिश के बाद या मिडिल ईस्ट में एक जंग छेड़ने के बाद तिजारती जंग चाइना और अमेरिका के बीच में शुरू हो चुकी है। ये चाइना के सर्वाइवल का मामला है। चाइना को हर हाल में फ्यूल अपने मुल्क में लेकर जाना है, उसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। जंग के बाद नादरीन एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी की कीमतें जो बढ़ी हैं पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ी हैं। पाकिस्तान ने इसको अपना मुआशी खसारा पूरा करने का एक बहाना बना लिया कि जनाब जंग लगी हुई है, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। तो जंग के बहाने वो आवाम की जेबें काट रहे हैं। दुनिया ने जंग के दौरान अपने अपने शहरियों को सहूलत दी, दुनिया ने रिलीफ दिया अपने शहरियों को, टैक्सेस में कमी की। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने जंग के बहाने टैक्सेस को दुगने से ज्यादा कर दिया, और वो सिर्फ इसलिए किया कि ये मौका है लोगों की जेबें काटने का। इकॉनमी तो वैसे भी नहीं चल रही। पाकिस्तान की सरकार के पास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास किसी किस्म का कोई ऐसा मुआशी मनसूबा नहीं है जो पाकिस्तान को मौजूदा बदतरीन मुआशी हालात से निकाल पाए। अब जब वो नहीं निकाल पा रहे तो उनके पास रास्ता क्या है कि बिजली पे पैसे कमाओ, गैस पे पैसे कमाओ, पेट्रोल पे पैसे कमाओ, या लोगों से इतने टैक्सेस ले लो, तनख्वाहदार तबके को कुचल के रख दो, इतने टैक्सेस ले लो कि कुछ ना कुछ करके आप अपना खसारा पूरा करने की कोशिश करें, और बड़े पैमाने पर कर्जे भी लें, जिसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। यानी पाकिस्तान ने जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक जितना कर्जा लिया, उतना कर्जा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आने के बाद ले लिया। यानी ये 4 सालों के अंदर उतना कर्जा पाकिस्तान ले चुका है। ये पाकिस्तान के साथ हुआ। तो जंगबंदी के बाद जो एनर्जी की कीमतें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ी हैं, और पेट्रोल जो है वो उस पर 44%, को डीजल 85%, और बिजली के ऊपर कोई 35%, और गैस के ऊपर भी इसी तरह कीमतों में इजाफा लगातार होता चला जा रहा है, और अभी मजीद इजाफा होगा। अभी ये जो जुम्मा आने वाला है, ये जो नेक्स्ट अब जुम्मा आएगा, आज क्योंकि संडे है तो जुम्मे वाले दिन क्या होगा, अवाम पर मजीद लेवी थोपने का इम्कान है कि अवाम को मजीद लेवी अदा करनी पड़ेगी। देखिए, IMF का पाकिस्तान पे बड़ा बोझ है। वो कहते जी पैसे कमाओ, पाकिस्तान पैसे कमा नहीं पा रहा। वो कहते जी खसारा पूरा करो, इसके लिए यहाँ टैक्स लगाओ, वहाँ टैक्स लगाओ, वहाँ टैक्स लगाओ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी IMF कहता है वो करती है, और करने पर मजबूर है। वजह यह है कि इनके पास किसी किस्म का कोई माशी प्लान नहीं है, इन हालात से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लिहाजा इन्हें IMF की हर बात माननी पड़ेगी। अपने तरक्याती मनसूबे बंद कर दो, हम कर देते हैं। डैम बनाना बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। फलाने फलाने प्रोजेक्ट सड़कों के वो भी बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, अस्पताल ये बनाना बंद कर दो, हम बंद कर देते हैं। हम इसलिए बंद करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, और IMF को पता है कि ये पैसा लगाएंगे तो वापस कहां से करेंगे। हाँ, जो चीजें हम बंद नहीं करते वो कौन सी चीजें हैं? हम अय्याशी बंद नहीं करते, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े जहाज, ये चीजें खरीदना हम बंद नहीं करते। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कहा, अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई है, टैक्स बढ़ाकर कीमतों में 60% इजाफा किया है, तो क्या ये पैसा किसी इंडिविजुअल की जेब में गया है, किसी एक आदमी की जेब में गया है, या कौमी खजाने में गया है? अगर कौमी खजाने में गया तो वो कौम के ही काम आ रहा है। ये एक अजीब बात बताई कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कि कौमी खजाने में जाने वाला पैसा कौम के काम आता है। कायरा साहब, कौमी खजाने में जो पैसा जाता है उससे लग्जरी जहाज लिए जाते हैं। कौमी खजाने में जो पैसा जाता है उससे हुक्मरान अय्याशी करते हैं। कौमी खजाने में जो पैसा जाता है उसको अल्ले तल्लों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौमी खजाने में जो पैसा जाता है उसमें MNAs को स्कीम्स दी जाती हैं जिनमें सब लोग कमीशन खाते हैं। कौमी खजाने में अगर पैसा जमा करना है तो लोगों का सारा को निचोड़ के लाके आप कौमी खजाने में जमा कर लें। आम आदमी को उसमें क्या मिलता है? ना पाकिस्तान में आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, ना तालीम मिलती है, ना सेहत मिलती है, ना आम आदमी को पाकिस्तान में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मिलती हैं। तो कौमी खजाना अगर भर रहा है या आप पैसा कौमी खजाने में लेकर जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा क्यों होता चला जा रहा है? 44.7% पाकिस्तानी डेटा के मुताबिक गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप जेबें काट कर कौमी खजाने में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो कौमी खजाने में पैसा जाता है, कायरा साहब को लगता है कि ये कौम के काम आ रहा है। नहीं, ये उन लीडरों के काम आ रहा है जो कौम पर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत कर दिए हैं। आज सहाफत का आलमी दिन है नादरीन। जिन ममालिक में सहाफत के बदतरीन हालात है ना, उनमें से एक पाकिस्तान भी है। और जो वर्ल्ड डाटा है उसको अगर आप निकाल के पढ़ें तो आपको हैरत होगी कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो पाकिस्तान से पीछे होने चाहिए वो पाकिस्तान से बेहतर हालत में हैं सहाफत के नुक्ता नज़र से। सहाफ़ियों को नौकरियों से निकालना, उनके ऊपर मुकदमात बनाना, उन्हें गिरफ्तार करना, उन पर तशद्दुद करना, उन्हें कत्ल करना, उन्हें लापता करना, उन्हें दबाव में डाले रखना,
उन्हें धमकियां देना, उन्हें हरासा करना पाकिस्तान में एक मामूल की चीज बन चुकी है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के किसी जूनियर ऑफिसर का फोन आता है और वो अपने से कई गुना ज्यादा पढ़े लिखे सहाफी को, जो डेस्क पे बैठा हुआ है, उसको झाड़ पिला देता है। मीडिया मालिकान जो हैं वो बेचारे तंग हैं। एक मीडिया चैनल के मालिक ने मुझे कहा कि हमने ये काम इज्जत के लिए किया था। तो इमरान साहब, इसमें तो इज्जत ही कोई नहीं है। मेरा तो दिल करता है कि मैं बेच बाच के छोड़ दूं ये काम। इसमें तो हम ये सोचते थे कि ये इज्जत वाला काम है, लेकिन ये तो बहुत बेइज्जत करते हैं। 2 टके का ऑफिसर उठता है, उठ के गालियां देता है और बदतमीजी करता है। तो ये अब इस तरह का ये बेहूदगी एक रूटीन बन गई है। बंदूक के जोर के ऊपर सारी चीजों को चलाया जाता है। नाज़रीन, वजीर आजम के बेटे की कमाइयां मैं आपके सामने रखता हूं। देखें, एक तो ये कहते हैं जी इन्हें कौम का बड़ा दर्द है, दिल पे पत्थर रखा हुआ है, इसलिए हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है। कभी ये कहानी सुनाते हैं, कभी वो कहानी सुनाते हैं। जरा आप ये देखें ना कि वजीर आजम के बेटे का कितनी उसकी दिहाड़ी लगी है। ये जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इक्तदार में आए ना, तो 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लगाया था चन्योर पावर प्लांट। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इक्तदार में, शहबाज शरीफ के बेटे का प्रोजेक्ट है, 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लगाया चन्योर पावर प्लांट। और सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद में अब तक शहबाज शरीफ का बेटा 7 अरब रुपए से ज्यादा गुज़िश्ता 6 सालों में ले गया है। यानी आप अंदाजा करें कि 7.5 अरब रुपया ये ले गया 6 सालों में। जितने का इसने प्रोजेक्ट बनाया था उससे ज्यादा पैसा ये 6 सालों में कमाकर ले गया। और ये पैसा पता किस चीज का है? इसके बदले में इसने कौम को कुछ नहीं बेचा। ये कैपेसिटी पेमेंट का पैसा है, यानी जो बिजली नहीं बनाई इसने उसका पैसा लिया है। तो ये कैसे कौम के वफादार हो सकते हैं? क्या वजीर आजम अपने बेटे को नहीं कह सकता कि बेटा जो बिजली बनाई नहीं है, कौम पे क्यों बोझ डालते हो? उस बिजली का पैसा कौम से क्यों लेते हो जो बिजली तुमने बनाई नहीं है? भाई, मुल्क के दुश्मन तो मुल्क से कैपेसिटी पेमेंट ले सकते हैं। क्या मुल्क का वजीर आजम भी कौम से कैपेसिटी पेमेंट ले सकता है कि जो बिजली मैंने नहीं पैदा की, जो मैंने कौम को नहीं बेची, उसके पैसे मैंने लेने हैं, इसलिए क्योंकि मैं इस गंदे कारोबार का एक और हिस्सा हूं। तो ये आईपीपी नवाज शरीफ ने, जरदारी ने कौम को बांध के रख दिया। मुशर्रफ दौर में भी हुई, लेकिन दरअसल 2 बड़े मुजरिम यही हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन। इन्होंने इस तरीके से आईपीपी लगाए अपने फ्रंटमैनों के जरिए से, अपने ताल्लुकदारों के जरिए से, कि आज वो पैसा बना रहे हैं और पाकिस्तानियों को बिजली भी नहीं मिल रही। और मुआहदा चेक करें आप इनका कितना लंबा है। ये सज्जाद मुस्तफ़ा बाजुआ साहब हैं, जर्नलिस्ट। इन्होंने, सज्जाद मुस्तफ़ा बाजुआ साहब ने फॉर्मर एफआईए ऑफिसर हैं ये। इन्होंने बताया कि चन्योट पावर लिमिटेड की दस्तावेजात इन्होंने शेयर की और बताया कि लाइसेंस 11 जून 2014 को दिया गया और खत्म होगा 30 जून 2045 में। यानी आप 2045 तक शहबाज शरीफ के बेटे को कैपेसिटी पेमेंट देते रहेंगे। यह है जनाब पाकिस्तान में सूरत हाल, मतलब कि 31 साल तक के लिए। नाज़रीन, अबसार आलम साहब ने जो बम फोड़ा है उसके बहुत फायदे हो रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि कुछ चीजों में क्लैरिटी आ रही है। हम ये बात करते थे, वो कहते थे ये तो है ही हुकूमत के दुश्मन। हम वो बात करते थे तो वो कहते थे क्योंकि आईएसआई ने इमरान रियाज को अगवा किया था इसलिए ये गुस्सा उतार रहा है, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इमरान खान को अगवा करवाया था इसलिए ये गुस्से में है। तो अबसार आलम तो क्योंकि नवाज शरीफ का अपना आदमी है, घर का आदमी है, इस वक्त हुकूमत में है, इससे पहले वो पैमरा का चेयरमैन भी रहा, तो वो इस हुकूमत के खिलाफ क्यों बोलेगा? अबसार आलम ने कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दी हैं जो बातें हम बड़े अरसे से कह रहे हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अब यह साबित हो गया। रेंजर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यह भी साबित हो गया। अदलिया पे कंट्रोल किया गया है और अदलिया को पैगाम भिजवा कर उससे फैसले करवाए जाते हैं, यह भी साबित हो गया। फील्ड मार्शल की पाकिस्तान के फैसलों में मुदाखलत होती है और वो लगातार अदलिया को धमकाने के लिए या अपने काम निकलवाने के लिए बंदों को इस्तेमाल करते हैं, अदलिया को भी इस्तेमाल करते हैं, यह भी साबित हो गया। पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और पाकिस्तान का वजीर दाखिला भी मुलव्विस है, यह भी साबित हो गया। अब ये अबसार आलम ने कहा है ना, तो अब साबित अबसार आलम नहीं करना है, ले जाओ अबसार आलम को अदालत में या लगा दो पीका उसके ऊपर। तो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है। सिंध से जनाब जहाज जा रहे हैं, धड़ाधड़ मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लेकर डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और काला धन सफेद हो रहा है। और ये मोहसिन नकवी पे इल्जाम लगाया कि उसकी बीवी ने बताया ही नहीं कि उसके पास एक फ्लैट था। जब मोहसिन नकवी ने अपने कागजात जमा करवाए ना, तो उसमें भी नहीं बताया हुआ था। कुछ जर्नलिस्ट ने, उनका यह दावा है कि अगर मोहसिन नकवी को इस मामले में सवाल किया जाए तो वो फंस जाएंगे और नाअहल हो जाएंगे। वजह यह है कि उन्होंने अपने एसेट छुपाए, जैसा कि बहुत और केसेस भी आपके सामने आ चुके हैं जहां पे लोगों ने एसेट छुपाए और उसके बाद उनको नतीजा भुगतना पड़ा। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के हवाले से मैं एक डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं। जाते जाते मैंने एक पोस्ट पढ़ी और फिर मैंने उसको कंफर्म करने के लिए उस पर रिसर्च की, तो बिल्कुल वो डाटा ठीक है। और डाटा ये बताता है कि
जब पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स थी वो 31.50 अरब डॉलर थी, यानी 31 अरब 50 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट्स थी जरदारी साहब जो छोड़कर गए थे। और 2018 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई तो 1.5 अरब डॉलर कम हो गई थी एक्सपोर्ट्स। नवाज शरीफ के दौर में एक्सपोर्ट्स गिरी, पाकिस्तान की पैदावार कम हुई, एक्सपोर्ट्स कम हुई। हालांकि ये कहते हैं हमने बड़े झंडे गाड़ दिए थे 2013 से 18 तक, तो 30.50 अरब डॉलर पे कम करके ये छोड़कर गए। फिर इमरान खान साहब का दौर आ गया, कोरोना का जो एक साल था उसमें एक्सपोर्ट्स नीचे गई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के दौर में इतना काम हुआ कि उन्होंने 30.50 अरब डॉलर से जहां पे छोड़कर गया था नवाज शरीफ या नून लीग की हुकूमत, उसको 39 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। यानी काफी इजाफा किया एक्सपोर्ट्स के अंदर, लगभग आप समझ लें कि 25% के करीब इजाफा किया इमरान खान ने अपने दौर में। और इमरान खान का दौर खत्म हो गया तो आपको पता है अब एक्सपोर्ट्स कहां पे पहुंच गई हैं? 32 अरब डॉलर पे। एक मरतबा फिर इन्होंने 7 अरब डॉलर सालाना की कमी कर दी। ये नाजरीन इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया और ये सारा डाटा अवेलेबल है, मौजूद है। लेकिन फील्ड मार्शल बजिद हैं कि यहीं से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा।